नमस्कार बच्चों एंड सभी पेरेंट्स को नमस्कार, सभी अध्यापक गण को नमस्कार। आज हम विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम के एक नए अधिवेशन में आए हैं, जो अधिवेशन 22 है। आज भी हम एक अच्छे विषय पे चर्चा करेंगे। तो जो टाइटल है एक्चुअली ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम आप पहले से ही बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ये प्रोग्राम हम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान एक बार श्रेष्ठ भारत के तहत IIT इंदौर में और राज शिक्षा केंद्र भोपाल के मदद से कर रहे हैं, और आप लोग इसको काफ़ी लाइक कर रहे हैं, काफ़ी देख रहे हैं इसको, तो इसलिए सक्सेसफुल भी प्रोग्राम चल रहा है। और आप लोगों की मदद से काफ़ी इसके व्यूज़ भी मोर देन 1 लाख हुए हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत लोगों ने किया हुआ है। 3.15 मीन्स 3000 लोगों से 3100 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो आज जो टॉपिक है वो ऊर्जा और ऊर्जा के नए स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। वो हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार कुशवाहा जी, जो चर्चा करेंगे। वो हमारे साथ इस कार्यक्रम को करने के लिए मदद भी करते हैं। हम उनके बारे में थोड़ा सा आपको परिचय देते हैं कि कैसे क्या पढ़ाई किया हुआ और कैसे IIT इंदौर में आए, क्या क्या उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं, हम लोग आप ज़्यादातर देखते होंगे कि डॉक्टर अजय कुमार कुशवाहा जी ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं बहुत दिन से, और इनका हेल्प मिलता रहता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर ये देखिए तो सर थोड़ा सा फील्ड से हम जोड़ दें पहले। हाँ, अच्छा, डॉक्टर रावेन जी को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, देन आई विल स्टार्ट। हाँ, यस रावेन जी। प्लीज, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहभागियों का मैं राज शिक्षा केंद्र की ओर डॉक्टर अर्पित बड़ी स्वागत कर रहा हूँ। इसमें हमारे डाइट की फैकल्टी है, BRC, BAC, APC एकेडमिक और CSC शिक्षक साथी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। साथ में जो आज के व्याख्यान के लिए हमारी पूरी टीम उपस्थित है IIT इंदौर की, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसमें हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी और आज के वक्ता डॉक्टर अजय कुमार। आप पूर्व में भी व्याख्यान दे चुके हैं, आज उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से नए ऊर्जा के साथ उपस्थित हुए हैं और नई ऊर्जा पर ही बात आपको करना है। तो निश्चित ही हमारे जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक साथी हैं, BSc CSC, आज आपके व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। और मैं अपने के साथियों, शिक्षक साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम से जोड़ें। यदि किसी कारणों से आप लोग अभी नहीं जोड़ पाते हैं तो विद्यार्थियों को, उन शिक्षक साथी आप में इस कार्यक्रम के बाद भी इस YouTube चैनल पर, IIT YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम उपलब्ध रहता है। आप लोग उसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए तथा जो नवीन विधा, नया तरीका सिखाया जा रहा है उससे अवगत होइए और अपने विद्यार्थियों को सिखाइए। जहां पर भी आप लोगों को कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है, चैट बॉक्स के माध्यम से आप प्रश्न करिए और अपनी समस्याओं का समाधान करिए। ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग नए तरीकों को सीखें, नई जानकारियों को प्राप्त करें। विद्यार्थी भी हमारे डायरेक्ट इससे सीखें। इनके लिए समस्त फील्ड के लोगों के लिए हमारा एक कार्यक्रम है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता तब अधिक संख्या में दर्शक जुड़ें, देखें और समझें। तो ये आप लोगों की सुविधा के लिए ही साथ में ये कार्यक्रम 4:30 से 5:30 किया गया है। तो आप लोग इससे जुड़िए और मैं IIT की टीम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन किया है। पुनः एक बार नए स्वरूप में, नए तरीके से आज के संचालन के लिए मैं डॉक्टर शुक्ला जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर रावेन जी। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे साथ आज डॉक्टर अजय कुमार कुशवाहा जी हैं, जो कि हमारे साथ लगे रहते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग मिलजुल के इस कार्यक्रम को काफ़ी कुछ आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका जो आज का विषय है, आज चर्चा करेंगे ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। डॉक्टर कुशवाहा जी ने पहले भी एक अच्छा चर्चा किया हुआ है, पदार्थ, अवस्थाएं एवं गुण धर्म। तो अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप जाइए YouTube के साइट पे, आप एक भारत श्रेष्ठ भारत IIT इंदौर YouTube के साइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए।
तो वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी पदार्थ, अवस्थाएं और एवं गुण और धर्म के बारे में। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं डॉक्टर अजय कुमार कुशवाहा जी के बारे में। क्यों चर्चा करना चाह रहे हैं कि इसलिए चर्चा करना चाह रहे हैं जिससे आपको एक नॉलेज मिले, एक शिक्षा मिले कि क्या कुशवाहा जी ने किया हुआ है, क्या हमें करना चाहिए उसके बारे में, कि सो दैट कि हम भी आगे बढ़ सके। हम भी अगर आईआईटी में नौकरी करना चाह रहे हैं या भविष्य में और अच्छी जगह जाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो उनके बारे में अगर हम चर्चा करें थोड़ा सा उनके एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने एमएससी किया छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में जो है फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर पीएचडी किया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से, जिसको आईआईटी बॉम्बे काफ़ी फेमस है। तो जस्ट आप आईआईटी बॉम्बे गूगल पे डालिए तो आपको पता चलेगा कि आईआईटी बॉम्बे से और चीज़ें क्या क्या होती हैं। हाँ, इंजीनियरिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको उसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद भी डॉक्टर कुशवाहा जी रुके नहीं, उन्होंने काफ़ी उनको अवार्ड मिले, फेलोशिप मिले, मतलब उनको सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला आगे बढ़ने के लिए और आगे चीज़ें रिसर्च करने के लिए। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ना, तो उसके लिए उनको डीएसटी, सर्व, ये बहुत सारे जगह से, एमएचआरडी, सीएसआईआर, अलग अलग जगह से उनको सपोर्ट मिलता गया आगे पढ़ने के लिए। केवल वही नहीं, इतने एक्टिव हैं डॉक्टर कुशवाहा जी कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत किया। उसके साथ थोड़ा सा अगर हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में उनके जाएं तो अभी डॉक्टर कुशवाहा जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ आईआईटी इंदौर में, और इंस्पायर्ड फैकल्टी भी रहे हैं आईआईटी इंदौर में 2016 से 2017 के बीच में। साइंटिस्ट रहे हैं सिंगापुर में, टीचिंग असिस्टेंट इन्होंने आईआईटी बॉम्बे में किया हुआ है, काफी जगह अलग अलग जगह इन्होंने टीचिंग भी किया हुआ है। अब थोड़ा सा हम अगर आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में तो क्या क्या है। मीन्स हम ये चाह रहे हैं कि अगर केवल टीचिंग ही नहीं, जो उसके आसपास की जो चीजें हैं उसमें भी काफी योगदान रहता है वो कि इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में। जैसे हमारे यहाँ आईआईटी इंदौर में एसोसिएट डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स रहे, बहुत सारे कमेटी के कन्वीनर हैं, अलग अलग कमेटी के मेंबर भी हैं कि जिससे ग्रोथ करे आईआईटी इंदौर और ग्रोथ करे। अब थोड़ा सा हम एडमिनिस्ट्रेशन से हट के आते हैं रिसर्च में, कि अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ है तो देखिए अलग अलग नैनो मटेरियल्स में डॉक्टर कुशवाहा जी काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स में काम करते हैं, एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज में काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल आर्टिफिशियल स्नैप्सेस में काम करते हैं। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, ये कुशवाहा जी बता सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ से यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आप भी ये सब डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। आपने नैनो मटेरियल्स बहुत सुने होंगे, ऐसे सुनते होंगे, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं भविष्य में। उनको जैसे पहले भी मैंने बोला कि डॉक्टर कुशवाहा जी को बहुत जगह से सपोर्ट भी मिलता रहा है, सीएसआईआर से मिलता रहा, डीएसटी से मिलता रहा, सर्व से मिलता रहा। मीन्स गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, धीरे धीरे लोग सपोर्ट करते रहते हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। अब रिसर्च किया तो उन्होंने पब्लिकेशन भी किया होगा, पेपर भी छपाया होगा, तो पेपर भी इन्होंने बहुत जगह छपाया। जस्ट मैं थोड़ा सा ये शो करना चाहता हूँ, गूगल स्कॉलर पे जाइए, डालिए अजय कुमार कुशवाहा, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बहुत कुछ। अब इसी पे स्टॉप करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर कुशवाहा जी को कि वो अपना वक्तव्य स्टार्ट करें, बताएं हमें ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के बारे में, जिससे बच्चे अवगत हो और उनको भी अच्छा लगे और एक मोटिवेशन मिले आगे के पढ़ने के लिए। डॉक्टर कुशवाहा जी। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी विद्यार्थियों को, साथ ही सभी शिक्षक बंधुओं को, माता पिता को मेरी तरफ से नमस्कार। और इस विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम के सभी जुड़े हुए जो संयोजक हैं उनको भी नमस्कार। जैसा कि नीरज जी ने बताया कि मेरा काम थोड़ा सा नैनो मटेरियल्स और उनके जो एप्लीकेशंस हैं उन पे रहता है। एक एप्लीकेशन बेसिकली कैसे ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाए, उसको कैसे स्टोर किया जाए, इस पर भी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चूंकि जब आज का अधिवेशन देने पर चर्चा हुई तो मैंने कहा क्यों ना कुछ उस दिशा पर ही बात की जाए। तो इसलिए आज हम ये ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत पर ही चर्चा करेंगे। ये विषय थोड़ा सा भौतिक विज्ञान से संबंधित है, लेकिन केवल भौतिक विज्ञान से संबंधित ना होकर ये कुछ और भी विषयों को साथ में लिए हुए हैं। साथ ही साथ
इंजीनियरिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट इस पे इन्वॉल्व हैं, तो आप कह सकते हैं ये कुछ अंतर विषयी मतलब जैसा टॉपिक है। और यहाँ पर अगर मैं शुरुआत में बात करूँ तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि ऊर्जा क्या है। ठीक है, ये कई बार बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, शायद सारे बच्चों को भी रहता होगा। हम 3 या 4 शब्द हैं जो भौतिक विज्ञान में हर समय लेते हैं। एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं बल या फिर फोर्स, दूसरा होता है कार्य, वर्क, तीसरा होता है एनर्जी, ऊर्जा, और चौथा होता है पावर या फिर सामर्थ्य। ओके, तो इनमें अंतर क्या है? तो जैसे बल को तो हम बोलते हैं कि कोई एक कारक है या एक कोई रीजन है जिसकी वजह से किसी वस्तु को अगर डिस्प्लेस किया जा सके या डिस्प्लेस करने की कोशिश की जाए, तो ये तो हो गया बल, मैं उस पर नहीं आऊंगा। बात करते हैं कार्य से, क्योंकि कार्य को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हम ऊर्जा तक जा पाएंगे। तो अगर भौतिक विज्ञान की भाषा में कार्य को परिभाषित किया जाए तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल कहा जाता है कि अगर किसी बल के कारण किसी वस्तु को विस्थापित किया जाता है, विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हटाया जा सकता है या रखा जा सकता है या उसको मूवमेंट किया जा सकता है, जगह उसका बदला जा सकता है, स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। अगर ये हो रहा है तो हम बोलते हैं कि उस बल द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब अगर इसकी सिंपल परिभाषा की बात करें तो बोलते हैं बल गुणा विस्थापन, या फिर बल और जो आपकी दूरी है उसको दोनों का अगर हम गुणा करें और जो हमको मिलता है वो होता है कार्य। अब यहाँ पर एक समस्या है, समस्या ये है कि अगर भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो अभी मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इवन आप भी वीडियो देख रहे होंगे तो शायद भौतिक विज्ञान की भाषा में कोई कार्य नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने कोई विस्थापन तो किया ही नहीं। ठीक है, और आपका फोर्स क्या लगा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा गूढ़ विषय है, मतलब कार्य करना। हम आपको इस विषय पर कुछ बात बता रहे हैं या आप इसको सुन रहे हैं हमारे माध्यम से, कार्य वहां पर भी हो रहा है, लेकिन हो सकता है उसको नाप ना पा रहे हैं, मीजर करना मुश्किल होगा। हो सकता है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं या सेल हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो। आखिरकार आप ये देख रहे हैं कि हम आंखों से इस वीडियो को देख रहे हैं और वो आंखों से वीडियो फिर जाके हमारे का मस्तिष्क पे जा रहा है ना, तो कुछ तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा। वैसे ही आप देख रहे होंगे अपने कान से सुन रहे हैं आवाज को, और सुनने के बाद वो मस्तिष्क में जा रहे हैं, फिर मस्तिष्क भी उस जो सूचना है उसको किस तरीके से चेंज करके और इसको हमें एक समझ में बदल रहा है। तो अंदर में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन हम उसको मीजर नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास वो संसाधन अभी नहीं है जो बाकी वैज्ञानिक हैं उसको मीजर कर सकते हैं। तो जनरल भाषा में अगर हम बोले तो अगर किसी भी बल द्वारा किसी भी वस्तु को विस्थापित किया जाए तो उसे कार्य कहते हैं। और जिस वस्तु में बेसिकली ये काम हो रहा है या किसी वस्तु में ऐसी क्षमता है, अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं एक अपने मोबाइल फोन को इस टेबल से उठाकर यहाँ रख सकता हूँ तो मेरे अंदर कुछ ऊर्जा है। ठीक है, तो कार्य, आपने समझा कार्य किसे कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा अलग अलग तरीके से हो सकती है, तो पहले हम ये समझेंगे आज के इस डिस्कशन में कि ऊर्जा क्या है, उसके क्या अलग अलग। नहीं वो पढ़े यहाँ देखे हैं तो ऐसे प्रश्न कहीं के आया वो हम देख रहे हैं कि कहाँ का प्रश्न हो सकता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपना स्लाइड पे चलते हैं ताकि कुछ विजुअल्स भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नीरज जी, आप अगर ये स्लाइड देख पा रहे हैं तो कंफर्म करेंगे क्या? यस, धन्यवाद। देख पा रहे हैं। जी, तो जैसा मैं बोल रहा था कि ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। तो ऊर्जा अगर हम सिंपल बात करें तो किसी भी बेसिकली कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं, और ये किस तरीके से हो सकती है आज उस पर ही चर्चा करेंगे, और फिर उसके क्या विभिन्न स्रोत हैं या कहाँ से वो प्राप्त होती है। और ये बड़ा बेसिकली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये हमारे आसपास रोज होता रहता है, हम सब देखते भी हैं और शायद कई बार ये सोचते भी कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ठीक है, खासकर हमारे जो बच्चे हैं 6वीं से 8वीं के, ये बहुत क्यूरियस होते हैं और इनको रहता है मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से ये चीजें आ रही है, काम क्यों कर पा रहा है। तो वो कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा और वो चीजें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम ऊर्जा को डिफाइन करें कि ऊर्जा क्या है, तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से यह विषय तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वो कार्य कर सकता है तो उस पर ऊर्जा है, अगर वो कार्य नहीं कर सकता तो उस पर ऊर्जा नहीं है। साथ ही साथ ये किसी वस्तु का गुण है, ये उसकी अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि सारी वस्तुओं में एक जैसी ऊर्जा हो, ये उस पर्टिकुलर वस्तु का अपना एक गुण है। और ये भी संभव है कि इस गुण को वह वस्तु अपने से किसी दूसरे में ट्रांसफर कर दे, स्थानांतरित कर दे। ठीक है, इसके साथ ही साथ उसका रूप भी बदला जा सकता है। तो अब ऊर्जा की 3 चीजें आई। एक, यह किसी भी वस्तु का अपना एक गुण है, उस गुण को वो किसी दूसरे को भी दे सकता है, साथ ही साथ उसका स्वरूप भी वो बदल सकता है। ये तीनों संभव हैं। और एक यहाँ पर हमने एक फोटो दिया हुआ है, ये कि ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा होती है। अब ये एक एग्जांपल है, हम बाद में समझेंगे ये ऊर्जा कौन है और इसको हम क्या कहते हैं और ऊर्जा क्यों होती है, ये समझेंगे। लेकिन इस पे ऊर्जा होती है। और अगर आप विश्वास नहीं करते तो अगर कोई भी पानी ऊपर रखा हुआ है, हमने कहा ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या है, कार्य करने की क्षमता है। अगर पानी कहीं ऊंचाई पर स्टोर है तो क्या वो कुछ काम कर सकता है कि नहीं, आप सोचिएगा और इस पर अपनी आगे से आप बात करेंगे। अब बात करते हैं कि चूंकि हम सब पृथ्वी पे रहते हैं और यहाँ पर ऊर्जा के बहुत सारे अलग अलग सोर्स हैं, स्रोत हैं। तो इन सब का एक प्राइमरी सोर्स क्या है, या फिर जो हम पृथ्वी पे देखते हैं वो या मनुष्य है या फिर पशु पक्षी हैं या फिर आपके जो भी पेड़ पौधे हैं, सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो इन सबको जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। और अगर मैं सीधे तौर पे बोलूं कि अगर सूर्य ना हो, सूरज ना हो, सन ना हो, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का एक प्राइमरी सोर्स सूरज ही है। उससे फिर ऊर्जा अलग अलग हिस्सों में या फिर कह सकते हैं अलग अलग रूपों में बढ़ती है और हमको मिलती है। तो कुछ और चीजें समझते हैं ऊर्जा के बारे में, कुछ एक और पॉइंट। तो ऊर्जा क्या है, ये एक गुण है, ये वस्तु नहीं है। ये किसी भी वस्तु का एक प्रॉपर्टी है, गुण है। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, कोई जगह नहीं घेरती, ना इसकी कोई छाया पड़ती है जैसे वस्तु द्वारा होता है। इस पे कोई वेट नहीं होता या इसका द्रव्यमान नहीं होता। लेकिन या मैं सिंपल बोलूं, मास, मास ज्यादा अच्छा शब्द है इंग्लिश में, इसका कोई मास नहीं होता, लेकिन मास के साथ इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है। आगे की जब आप कक्षाओं में जाएंगे तो आइंस्टीन का एक ऊर्जा और मास का संबंध जो है, एनर्जी मास रिलेशन, वो भी आप पढ़ेंगे कि ऊर्जा को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को ऊर्जा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका अस्तित्व उतना ही वास्तविक है जितना किसी अन्य वस्तु का। मतलब ये वास्तविक चीज है, ये हमारे आसपास घटित होती है। ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन यह वस्तु नहीं है, यह एक गुणधर्म है। इसको हम देख भी नहीं सकते, यह जगह भी नहीं घेरती, इसका कोई मास भी नहीं होता, लेकिन इसका मास से संबंध होता है और यह वास्तविक है और हमारे आसपास होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल इसके देखेंगे। ऊर्जा के कार्य अब कैसे हमारे आसपास होती है, हम इसको कैसे समझें। तो चूंकि हमने कहा कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो ये क्या कार्य कर सकती है, हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, कुछ उदाहरण हैं जिससे इस चीज को हम और आसानी से समझ सकेंगे। तो एनर्जी प्रोड्यूस लाइट, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे हम लाइट जनरेट करते हैं, बल्ब जलाते हैं, हमने सबने देखा हुआ है। तो यहाँ पर ऊर्जा कहाँ है, ऊर्जा है इलेक्ट्रिसिटी में। जो विद्युत आती है, जो लाइट आती है, वो किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ऊर्जा जो है वो प्रकाश उत्पन्न करती है, ये एक गुण हो गया उसका। या क्या काम करती है, सेवरल टास्क ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के क्या अलग अलग कार्य हैं।
एनर्जी प्रोड्यूस हीट, आप ये भी देखे होंगे घरों पे आप हीटर का यूज करते हैं। हीटर को यूज करने से आप देखते हैं पानी गर्म होता है या खाना भी हम बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, आप पहले तो हीट नहीं रहती है, पहले तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आप उसको क्या करते हैं, हीट में कन्वर्ट करते हैं या फिर ऊष्मा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपकी क्या करती है, गर्मी भी पैदा करती है। एनर्जी प्रोड्यूस मोशन, आपका फैन चलता है, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो ऊर्जा किस टाइप की है, लेकिन मान लेते हैं कि जो है इलेक्ट्रिसिटी वो एक ऊर्जा है। उससे क्या क्या हो सकता है, तो एक देखो ये भी पॉसिबिलिटी है, फैन चलता है ना, आप जैसे एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तब आपका फैन चलता है, और अगर लाइट चली जाती है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, आपका फैन नहीं चलता। तो ऊर्जा गति भी पैदा करता है। एनर्जी प्रोड्यूस साउंड, आपके आजकल बहुत सारे ऑटोमेटिक ड्रिवन ड्रम भी आते हैं, इवन आप जो भी देखते हैं म्यूजिक सिस्टम है, ये सब कैसे चलता है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। आपका जो टीवी सेट है उस पर ऊर्जा साउंड आता है, रेडियो है, आपका मोबाइल फोन है, इन सब पे साउंड आता है। वो साउंड कहाँ से मिल रहा है, आप बैटरी आप बंद कर दीजिए आपके मोबाइल फोन की, आपको क्या लगेगा कि आपको साउंड सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कट कर दे तो किसी भी टीवी पे आप आवाज सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी को ही हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा में रूपांतरित कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को सॉरी साउंड में या फिर ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो ये सारे क्या है कि एनर्जी ये सारे कार्य करती है, जो ऊर्जा है ये सारे कार्य कर रही है। और देख लीजिए एनर्जी प्रोड्यूस ग्रोथ, इवन हम खाना खाते हैं, जैसे बचपन में देखते हैं हम बड़े होते हैं, तो हम कैसे बड़े हो रहे हैं, उसका क्या रीजन है। उसका ये रीजन है कि हम कहीं ना कहीं से ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा का स्रोत अलग हो सकता है और उस ऊर्जा के कारण हम बड़े हो रहे हैं। ठीक है। एनर्जी पावर्स टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, सब में क्या करते हैं, आप ऊर्जा को यूज करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिससे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऊर्जा के कार्य अलग अलग हो सकते हैं और ऊर्जा के टाइप भी अलग अलग हो सकते हैं, और ये टाइप की ऊर्जा अलग अलग तरीके के कार्य भी कर सकती है, जैसा कि आपने इस 4 या 5 उदाहरणों में देखा। तो अगर हम बात करें कि ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं, अभी मैं स्रोत की बात नहीं कर रहा हूं, सोर्स तो अलग होगा कहां से मिलती है ऊर्जा, रूप टाइप क्या हो सकते हैं। तो अगर आप भौतिक विज्ञान के शब्दों में बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा 2 तरीके के हो सकती है, या जो एक जनरल कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी है, हम उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी या वाइस वर्सा, मींस स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है चार्ट में, फॉर्म ऑफ द एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है और किसकी वजह से होती है। बट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पाई जाती है, तो इसके कुछ फॉर्म्स हैं। केमिकल एनर्जी, आप ये देख के समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये आपका जो भी पेट्रोल या डीजल का स्टेशन होता है ऐसे दिखता है ना, तो पेट्रोल या डीजल आपका क्या है, एक तरीके से केमिकल एनर्जी है। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, जैसे आपने अगर इस टाइप का कभी गेम खेला हो जिसपे आप जो धनुष बाण होते हैं उसको खींचते हैं, तो खींचने के बाद क्या होता है, आप एक तरीके से अपनी ऊर्जा उस पर दे रहे हैं और वो एक स्थिति हो रही है जिसकी वजह से उस पर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी हो गई, जो आपकी है यांत्रिक ऊर्जा उस पर स्टोर हो गई। वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो पत्थर जैसे अगर कॉर्नर पे लटका हुआ है तो ये अपनी विशेष स्थिति के कारण इसमें कुछ ऊर्जा है, अगर ये गिरेगा तो आपको पता है क्या होगा, अगर ये मान लीजिए कॉर्नर पे पत्थर गिर जाए तो क्या होगा, लुढ़कता हुआ बहुत तेज गति से आगे भागेगा। तो क्या हुआ, पहले तो इसको तो किसी ने धक्का नहीं दिया, ना तो इसको कोई अलग से हम एनर्जी दे रहे हैं, ये किसकी अपनी अपनी स्थिति है, उस स्थिति की वजह से इस पे अपनी ऊर्जा है। और अगर इसको नीचे गिर जाता है तो वो स्थिति ऊर्जा किस में बदल जा रही है, गतिज ऊर्जा में। सिमिलरली न्यूक्लियर एनर्जी, आप एटम जानते होंगे या परमाणु की बात करें जिसपे हम बोलते हैं कि अंदर में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो और इलेक्ट्रॉन इनके बेसिकली आपस में बहुत सारे फोर्सेस रहते हैं, तो वो अगर एक तरीके से किसी तरीके से ब्रेक होता है, टूटता है, तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा रहती है।
तो वो उसकी अपनी स्थिति के कारण, क्योंकि वो छोटे छोटे जो आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में कैसे बंधे हुए हैं, उनके बंधे होने की वजह से क्या अलग अलग तरीके से ऊर्जा हो रही है, तो वो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी की, तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है। तभी आप देखते हो, बोलते हो ना लाइट आई और चली गई, बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी आई और चली गई, आती है और जाती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, फ्लो होता है ना, प्रवाह, हम बोलते हैं ना धारा का प्रवाह। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली रेडिएशन एनर्जी, सूरज से जो रोशनी आती है वो क्या है, रेडिएशन ही है ना। आपके सूरज से हमारे पास तक, पृथ्वी तक जो ऊर्जा आ रही है, जो सूरज से मिल रही है, वो किस माध्यम में मिल रही है, रेडिएशन के माध्यम से, तो वो भी गतिज ऊर्जा है। थर्मल एनर्जी, जैसे अगर आप कुछ हीट कर रहे हैं तो वो भी क्या होती है, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकती है। मोशन, अगर हम चलते हैं या कोई चीज गति में है तो उसकी गति के कारण। और साउंड, ये सारे जो है वो काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण है या फिर गतिज ऊर्जा के। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, और फिर हम जाएंगे कि ऊर्जा के अलग अलग स्रोत क्या है। और ये विषय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अभी अगर आप देखोगे आज के समय में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो भी सोसाइटी के एडवांसमेंट हो रहे हैं, उनमें ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है। और अगर मैं एक शब्दों में, एक शब्द मतलब एक लाइन में अगर मैं स्टेटमेंट दूं, तो आप ये कहा जाता है कि जो भी समाज, या ये इसको ये भी इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई भी समाज उतना ही प्रगतिशील है या उन्नत है या एडवांस है जो जितनी ज्यादा ऊर्जा को खर्च करता है। ये तरीका कहना ठीक नहीं है, ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये एक पैमाना है। अगर आप ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं एक डेवलप कंट्री का और एक डेवलपिंग कंट्री का या अंडर डेवलप कंट्री का, अगर आप मान लीजिए यूएसए को कंपेयर करें केन्या के साथ अफ्रीका में, तो यूएस में एक आदमी जो बिजली खर्च करता है या फिर जो ऊर्जा, अलग अलग तरीके की ऊर्जा हो सकती है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है अगर आप इसकी तुलना करें किसी अफ्रीकन देश से। और ये सीधा संबंध भी है, जिसको देखिए, किसी के संपन्न होने की, किसी के विकासशील होने की परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, हर एक का अपना नजरिया हो सकता है संपन्नता को या विकासशीलता को दर्शाने का, लेकिन जो जनरल एक्सेप्टेंस है, जो लोग मानते हैं कि जैसे हम लोग मानते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है, ये एक थ्योरी मानी गई है, तो उस थ्योरी से अगर हम इसको कोरिलेट करें, अगर उसके साथ हम संबंध जोड़ें, तो ये कह सकते हैं कि जो भी देश जितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है वो उतना ही विकासशील है। इसलिए भविष्य में सारे देश ऐसे ऐसे डेवलपमेंट कर रहे हैं और ऊर्जा के स्रोत बना रहे हैं जिससे ज्यादा ऊर्जा की संभावनाएं निकले, ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो, ज्यादा हम खर्च कर पाए और देश और प्रगति करे और विकास करे। तो यहाँ पर भविष्य में बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं, भविष्य में बहुत सारे आपके पास, मैं बोल सकता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने के अवसर हैं, स्टूडेंट होने के बाद अगर आप जॉब ढूंढते हैं तो जॉब के अवसर हैं, और अगर आप अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो खुद के व्यवसाय करने के भी बहुत सारे अवसर हैं। तो ये विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और चूंकि हमारे आसपास घटित होता है तो हम सबके लिए बहुत रुचिकर है। इवन हमारे जो शिक्षक बंधु साथ में हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों को इस पर और जानकारी दें, और अगर कुछ लगता है तो अपने क्वेश्चन या कमेंट हमारे साथ शेयर करें, हम इस पर और भी चर्चा कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि ऊर्जा के जो अभी रूप है वो एक है आपका काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्थितिज ऊर्जा, उसका नाम ही है कि किसी विशेष स्थिति के कारण, किसी भी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ड्यू टू अ पर्टिकुलर पोजीशन और स्पेसिफिक पोजीशन। अब जैसे यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल हमने दिया कि अगर ये मान लीजिए कार किस तरीके से यहाँ चढ़ जाए इस हाइट पे ऊपर, तो अब चढ़ने में तो इसने ऊर्जा खर्च की यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में, लेकिन अगर ये यहाँ पर रुकी हुई कार है, यहाँ पर स्टेबल है, तो एक इसकी विशेष स्थिति है, और इस विशेष स्थिति के कारण इस पर एक ऊर्जा है जिसको आप बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा।
और इसको अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इसको आगे बढ़ा के देखिए, यहाँ से ढाल में जब नीचे जाएंगे तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस कार्य की स्थिति ऊर्जा थी वो ही उसको कार्य में बदल रही है। तो अगर आप ये गणना करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें कि किसी भी वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप उस वस्तु का द्रव्यमान जानते हैं, मास, और गुरुत्वीय त्वरण जो आपका ग्रेविटी है 9.8, आप उसको जनरली हम लोग वैल्यू देते हैं, और प्लस किस ऊंचाई पे है। तो देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों चीजें बहुत ज्यादा इस पे असर डालती हैं कि किसी भी वस्तु की विशेष ऊंचाई पर होने पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो इस फार्मूले से हम उसकी स्थिति ऊर्जा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के क्या रूप हो सकते हैं। जैसे हमने वहां पर फार्मूला देखा था, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे हमने कहा कि केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या है? अलग अलग तरीके के एटम्स या मॉलिक्यूल, अणु या परमाणु आपस में किसी तरीके से बंधे होंगे। अगर वो जो उनका बंधन है आपस का, अगर वो किसी तरीके से ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो कुछ ऊर्जा निकलेगी, या हो सकता है तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़े। दोनों चीजें संभव है। तो उस तोड़ने में, ऊर्जा देने लेने में कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। तो वो जो रूप है वो क्या है? केमिकल एनर्जी है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। और इसके उदाहरण अगर हम बात करें, बैटरी, आप सब बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल फोन में बैटरी आती है, इवन टॉर्च जो हम लोग घरों में यूज करते हैं उस पर भी बैटरी, आपका जो दीवार घड़ी है उस पर भी बैटरी लगती है, जो सेल आप बोलते हैं ना, सेल बैटरी। ठीक है। तो वो सेल जो है उसमें अंदर क्या दो केमिकल होते हैं। आपने कभी सेल को तोड़कर देखा है? अगर नहीं देखा तो कभी उसको थोड़ा सा मास्क वगैरह लगा के और ग्लव्स पहन के तोड़ के देखिएगा। उसके अंदर एक लोहे की रॉड मिलेगी, जो कॉपर की रहती है उसकी रहती है, आपकी ग्रेफाइट की। नीचे एक आपको सीट मिलेगा मेटल का, जो जिंक का रहता है, और बीच में कुछ केमिकल भरा रहता है। वो केमिकल क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप बैटरी को यूज करते हो ना, केमिकल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, और जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है उसी समय पर वो क्या करता है, बिजली का उत्पादन करता है। तो ये जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपको जो बोर्ड पावर मिल रहा है उस सेल में, उस बैटरी में, वो किस वजह से मिल रहा है? उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी भरा हुआ है, जो रसायन पदार्थ भरा हुआ है, उस रासायनिक पदार्थ की वजह से आपको ये ऊर्जा मिलती है। दूसरा है बायोमास। बायोमास सिंपल अपना लकड़ी हो गया, पत्तियां हो गई, और बहुत सारा इस तरीके का है, तो उनके अंदर भी एक ऊर्जा होती है। तो उसके अंदर भी क्या है, इस तरीके का है कि रासायनिक ही है, सबके अंदर कोई ना कोई केमिकल है। पेट्रोलियम की अगर बात करते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सब क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोल से तो आपका बाइक भी चलता है, डीजल से भी आपका घर का ट्रैक्टर चलता है, बस चलती है, ट्रक चलता है। इवन केरोसिन ऑयल से भी हम बहुत सारा यूज करते हैं। तो इसमें ऊर्जा कहाँ से निकल रही है? उसके अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से आपको ऊर्जा मिलती है। इवन द नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस, जैसे आपका घर पे खाना बनता है, अभी अभी हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिनके यहाँ ना बनता हो, बट ज्यादातर घरों में अभी गैस से खाना बनता है। तो वो गैस क्या है? नेचुरल गैस है। एलपीजी हम लोग बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके। ऐसे मान लीजिए आपका सीएनजी है। तो ये क्या है कि ये गैसेस भी हैं जिनके अंदर क्या है कि केमिकल है। ये भी सब क्या है? केमिकल है। लेकिन अब इसके अंदर ऊर्जा है क्यों? क्वेश्चन तो यही है हमारा, कि इस सारे पदार्थों में, या कोयला, कोयल की बात करते हैं, इन सब पदार्थों में कोई ना कोई केमिकल एक विशेष अवस्था में है, और उस विशेष अवस्था के कारण ही उसके ऊर्जा है। ये सारे एग्जाम्पल हमने देखे। जैसे आप लकड़ी जलाते हैं तो मिलता है, कैंडल जलाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, नेचुरल गैस जलाते हैं तो ऊर्जा मिलती है, सेल से भी आपको ऊर्जा मिलती है। इवन जो हम खाना खाते हैं और पेट में जाके पाचन होता है, उस पाचन से भी हमको ऊर्जा मिलती है ना। थक के जाते हैं, लगता है अभी कुछ खाना चाहिए, बहुत तेज भूख लगी है, और खाना खाने के बाद हमको लगता है कि कुछ हमें काम करने की क्षमता आ गई है। तो काम करने की क्षमता ही तो ऊर्जा है ना। तो ऊर्जा आ गई है। दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा। ये भी जैसा मैंने एग्जांपल दिया है कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसकी विशेष बॉन्डिंग की वजह से उसके अंदर जो ऊर्जा रहती है उसको भी तोड़ के ऊर्जा निकाली जा सकती है।
वैसे ही मैकेनिकल एनर्जी, आपकी यांत्रिक ऊर्जा, इसके भी उदाहरण हो सकते हैं। आप रबड़ को खींचो, उसकी विशेष स्थिति का हो जाएगा। स्प्रिंग को दबा के रखो या स्प्रिंग को ज्यादा खींच दो तो देखो वो अपने आप काम करती है ना। या जैसे आपने क्या किया, हथौड़े से कील को ठोक दिया, तो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से आपने उस ऑब्जेक्ट को आप फिट कर दिया। ग्रेविटेशनल एनर्जी या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, जिसको हमने कहा कि किसी ऊंचाई की वजह से, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि ऊंचाई की वजह से जो ऊर्जा होती है, अगर वो पृथ्वी की जो सतह है उससे किसी भी ऊंचाई पर है तो वो उसकी पर एक ऊर्जा हो गई, जिसको आप mgh के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, मास गुणा त्वरण गुणा आपका ऊंचाई। तो इसकी वजह से भी आपके अंदर ऊर्जा उस पे सिस्टम में है ना। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जैसा कि नाम है इसका, गतिज ऊर्जा। अगर कोई चीज गतिशील है, अगर किसी में कोई गति है, तो उसके अंदर ऊर्जा है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज। इवन जैसे कि आप हैरान होंगे, वेव, वेव मतलब तरंग, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई मटेरियल, इलेक्ट्रॉन, वेव, एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सब अगर ये मूव कर रहे हैं तो उनके अंदर ऊर्जा है। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया कि अगर बॉल को एक हाइट पे रखा जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए तो अब ये मूव कर रहा है, तो ये किस में हो गई, पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। और यहाँ पर भी हम इसकी जो वैल्यू है उसकी गणना कर सकते हैं। अगर आप इसके सूत्र की बात करें तो गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग, हाफ मास इंटू वेलोसिटी। इस फार्मूले से तो अगर द्रव्यमान पता है और उसके वेग पता है, जब किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम इसकी गणना कर सकते हैं। देखिए, अब गतिज ऊर्जा के भी विभिन्न स्वरूप, जैसे हमने कहा कि क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है कि रेडिएशन एनर्जी या दीप्तिमान ऊर्जा। रेडिएशन क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आती है, जैसा मैंने कहा कि सन से जो अर्थ पे आती है, या फिर अगर हम कोई वस्तु जला रहे हैं तो उससे भी कुछ रेडिएशंस भी निकलते हैं, जैसे ये रेडिएशंस आ रहे हैं, और उससे हीट भी निकलती है। वैसे ही जो आपकी तापीय ऊर्जा है, जैसे अगर आपने किसी चीज को हीट किया, उसकी वजह से जो हीट निकल रही है, हीट की वजह से भी आपको ऊर्जा मिल सकती है, तो वो आपकी तापीय ऊर्जा, वो भी गतिमान बेसिकली गतिज ऊर्जा है। वैसे ही मोशन एनर्जी है, जैसे कि अगर कोई चीज मूव कर रही है, जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, कुछ बॉल है हैंग है, अगर आपने एक को कुछ एक गति दे दी तो सारे बॉल, देखिए पहला बॉल जैसे इसको टच करता है तो ये लास्ट वाला बॉल मूव करता है, मतलब क्या हो रहा है, ये अपने ऊर्जा को यहाँ तक स्थानांतरित कर रहा है। साउंड, जैसा कि मैंने पहले कहा कि साउंड भी क्या है, गतिज ऊर्जा का ही एक उदाहरण है। और अब हम बात करते हैं, तो अगर मैं अभी समराइज करूं तो हमने केवल 3 चीजें बताई। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा के टाइप क्या है, जनरल भाषा में 2, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण गतिज ऊर्जा और विशेष स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा। उसके भी अलग अलग हमने देखे कि किस किस रूपों में ये पाई जाती है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि कैसे ये रूप बदलती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या ऊर्जा का परिवर्तन। ऊर्जा को एक रूप या अवस्था से दूसरे रूप में बदला, परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है, और ये होता रहता है। और यही होता है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो खाली बेसिक चीज था, लेकिन हमारे जो रियल लाइफ में, वास्तविक जिंदगी में यही होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, तभी हम उसको यूज कर पाते हैं, वो तभी हमारे लिए उपयोगी है, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हुए एक नियम भी दिया गया, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण का नियम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो खत्म किया जा सकता है, बस बेसिकली ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये केवल ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये बड़ा अच्छा चीज है। ऐसा नहीं है कि किसी में ऊर्जा थी तो किसी ने ऊर्जा बना दी। ऊर्जा है, केवल रूपांतरण होता है। तो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हम लोग एनर्जी सन से ले रहे हैं वो कहीं से और ले रहा होगा एनर्जी, सन ने हमको एनर्जी दी, वो एनर्जी किसी और रूप में परिवर्तित हुई, और उस रूप में जो ऊर्जा थी उसको हमने किसी और रूप में उपयोग किया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन लगातार चलता रहता है, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है वो फिक्स रहती है। अब आप किस
परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं इसको, किस डोमेन में ले रहे हैं, कि ये संरक्षित है कि नहीं है, वो हमें डिफाइन करना होगा, वो हमको बताना होगा। क्या हम पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, या हम केवल जो अर्थ है उसके ऊर्जा की बात कर रहे हैं, या हम केवल अपने जो एक छोटा सिस्टम हमने को डेवलप किया उसकी ऊर्जा की बात कर रहे हैं। उस आधार पर हमें परिभाषा या फिर जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ये बदल सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। एक एग्जांपल है ये, इस पे क्या है, एप्पल, आप सब जानते होंगे, क्या यूज करते हैं हम, जनरली खाते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, कुछ एनर्जी, केमिकल केमिकल एनर्जी है। जैसे हम खाते हैं हमारी बॉडी क्या करती है, बॉडी एक मीडियम है कन्वर्जन का। उसने क्या किया, एप्पल को किसी और रूप में कन्वर्ट किया और हमारे शरीर को ऊर्जा दे दी, और उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइकिल चलाते हुए दिखाया जा रहा है, आप दौड़ लगा सकते हैं। केमिकल एनर्जी दूसरा फॉर्म है जो पेट्रोल में पाया जाता है, आप उसको कार में यूज करते हैं तो कार रन करती है, आग लगा दीजिए तो आग जलेगी। वैसे तो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। यहाँ पर क्या था, केमिकल ऊर्जा थी, किस पे बदल गई, गतिज ऊर्जा में, गाड़ी चल रही है। केमिकल एनर्जी सेल में थी, किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। रेडिएशन जो सूरज से मिलता है आपको, जो लाइट आती है वो कहाँ पर आई, पेड़ों पर, और पेड़ों ने क्या किया, रेडिएशन को केमिकल में बदल दिया। आप पता होगा कि पेड़ ऊर्जा लेते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने से वो बड़े होते हैं। तो बड़े होने से क्या हुआ, उसको एनर्जी स्टोर हो गई। तो अब रेडिएशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में या फिर पोटेंशियल एनर्जी में। ये भी इलेक्ट्रिसिटी, आप प्लग कनेक्ट करते हैं और आप उसको ओवन में यूज कर सकते हैं तो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। यहाँ पर एक वीडियो था, लेकिन अभी देख सकते हैं कि कैसे ये बदल रहा है। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। वीडियो सब दिख नहीं रहा है अजय जी। वीडियो नहीं दिख रहा? अच्छा, ऑप्टिमाइज फॉर मोशन एंड वीडियो करिए जिस शेयरिंग पे। नहीं वो तो सब चल रहा था, छोड़ देते हैं इस पे। बस जस्ट मैं बता देता हूँ बच्चों को कि हमने इस पे ये दिखाया कि बहुत ज्यादा धूप है, धूप में एक बच्चा साइकिल चला रहा है। फिर उसने क्या किया कि अपना एक कैप ले लिया, कैप में उसने एक ऐसा सोलर सेल लगा दिया जो बिजली बनाता है। बिजली बना के उसने क्या किया, एक फैन लगा दिया और फैन से अपने को ठंडा कर रहा है। तो पहले सूरज उसको गर्मी दे रहा था, उसने क्या किया कि सूरज की ऊर्जा को कन्वर्ट कर लिया और अभी उसको ठंडक मिलने लगी। साथ ही साथ वो ये भी दिखा रहे हैं कि पहले वो ऊंचाई पे जाता है तो उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, एक स्थिति लेता है तो उसके कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। और फिर जब वो ढलान में आता है तो उसको बेसिकली वो जो ऊर्जा है वो परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में। तो इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में दिखाया गया था। चलिए आगे चलते हैं, समय थोड़ा सा कम हो रहा है आई थिंक। तो ये भी एक कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का ही एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया हुआ है। जितने भी आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे जनरेट होती है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ज्यादातर केसों में। और भी कुछ तरीके हैं, हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। बट जितने भी ये आपके पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, तो उस पर यही कॉन्सेप्ट है कि आप एक सॉफ्ट को किसी तरीके से घुमाते हैं। घुमाने का तरीका अलग हो सकता है, वाटर के थ्रू घुमाइए या वास्प के थ्रू घुमाइए या फिर किसी और तरीके से। जब वो रोटेट करेगा तो उसके दोनों तरफ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे एन और एस लिखा है। एन का मतलब है नॉर्थ पोल ऑफ बेसिकली मैग्नेट, और ये है साउथ पोल। पिछले लेक्चर में प्रोफेसर राजेश ने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से चुंबक के बारे में बताया था और चुंबक के गुणों के बारे में भी बताया था। तो अगर एक चुंबक को ऐसे रखा जाता है और फिर बीच में एक कॉइल है, जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये पीली पीले कलर की, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो ये कॉइल्स हैं। अगर इस कॉइल के आसपास अगर हम इसको इसको रोटेट करते हैं, इस पे फिर चुंबक लगा हुआ है, तो क्या होता है कि
जो आपकी ये दो प्लस और माइनस दिख रहा है, ये येलो और ये आपका जो दूसरा कलर है माइनस और प्लस, तो ये क्या करता है, इसकी घूमने की दिशा की वजह से दो अलग अलग दिशाओं में बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। जैसे आप चार्ज देख सकते हो, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन आपके इकट्ठे होते रहे जिसको हम निगेटिव बोलते हैं, और ये क्या करता है, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते रहते हैं वो चलने लगता है। आपका हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर शायद, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपको क्या है, आगे करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो ये भी एक ऊर्जा का परिवर्तन है, और इस कॉन्सेप्ट को बहुत जगह यूज होगा, अभी हम लोग वहां पर फिर से चर्चा करेंगे। तो अगर मैं कुछ उदाहरण दूं, तो ऊर्जा परिवर्तन एक है, अगर आप तेल को जलाएंगे तो हीट जनरेट होगी, हीट अगर है तो वाटर को गर्म करेगी, वाटर है तो वो वाटर को गर्म करेंगे तो वो स्टीम में बदल जाएगा। देखिए एक एग्जांपल है कैसे चल रहा है। अगर स्टीम में बहुत ज्यादा प्रेशर है तो वो टरबाइन को घुमा सकता है, टरबाइन को अगर आप घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर आपको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक बना देगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना देगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर फिर क्या करेगा, लाइट बल्ब को आप जला सकते हैं, लाइट बल्ब गिव ऑफ लाइट एंड हीट, फिर आपको क्या करेगा, जो बल्ब है वो लाइट भी देगा हीट ही देगा। तो एक एनर्जी को आप अलग अलग फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं वो इस सिद्धांत से समझ सकते हैं। मोर नंबर ऑफ कन्वर्जन स्टेजेस लेसर द ओवरऑल एनर्जी इफिशियंसी। लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि इफिशियंसी मतलब, मैं बोला ना कि कन्वर्जन कौन कर रहा है, वो तो कोई सिस्टम करेगा ना। आपकी मान लीजिए गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा से स्थिर ऊर्जा में बदली, या अगर मैं बोलूं कि तेल था, ऑयल, ऑयल का आपका केमिकल है ना, केमिकल से आपने क्या किया, उसको हीट में बदला, तो किसी वजह से बदल रही होगी ना, कोई बीच में मीडियम होगा। वो जो मीडियम है, वो जो वजह है, वो आपका कितना अच्छा है, कितना अच्छी तरीके से एक तरह की ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदल सकता है, उसको उसकी इफिशियंसी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये बहुत ही बेसिकली रिसर्च का भी विषय है। हर एक स्टेज पे हम लोग इस पर रिसर्च भी करते हैं कि कैसे उसकी इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। क्यों, अगर मान लीजिए मैं सिंपल इसको बोलता हूँ कि आपने 10 रुपए का पेट्रोल वो खरीदा तेल, और काम 5 रुपए का हुआ, ठीक है, तो आपके 5 रुपए तो बेकार चले गए। क्यों बेकार गए, क्योंकि आपने जिस मशीन से काम कराया था वो उसकी इफिशियंसी 50% ही थी, 100 लेके वो 50 तो बेकार कर देती है, और 50 को ही काम करती है। अगर आप ऐसा कोई इंजन बना पाते या सिस्टम बना पाते जो 70% करता, तो क्या होता, 10 रुपए में से 7 रुपए का काम हो जाता, 3 रुपए आपके बर्बाद होते। तो ये इस पे ये भी है। दूसरा ये है कि अगर एक टाइप की ऊर्जा को लगातार आप अलग अलग ऊर्जा में बदलते जाएंगे तो बहुत कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, तेल को लिया, और आप तेल को सीधे जला के लाइट बना सकते थे ना, दीपक को जला के सीधे उसको लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, करते थे ना हम लोग, तो जलाते थे ना, लैंप जलाते हैं घरों पे, या फिर लालटेन जलाते हैं, तो वो भी क्या हुआ, ऊर्जा में आपका प्रकाश ऊर्जा में बदली, तेल को आपने प्रकाश ऊर्जा में बदला। वहां पर हो सकता है आप 1 लीटर तेल लेते और एक कमरे के अंदर रखते रोशनी करने के लिए, 4 दीपक जला देते, तो हो सकता है कमरे के अंदर उतनी रोशनी हो जाती, और वो हो सकता है कि 5 घंटे चलता है। मैं यहाँ पर इफिशियंसी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमने क्या किया, तेल को पहले गर्म किया, किसको, पानी को, फिर पानी से हमने क्या किया, भाप बनाई, फिर भाप बना के हमने क्या किया, टरबाइन चलाया, टरबाइन चला के हमने क्या किया, बिजली बनाया, बिजली बना के हमने क्या किया, बल्ब को जलाया। अब जब बल्ब जला तो हो सकता है 1 लीटर तेल में आपका बल्ब उसमें से 10 मिनट जले, वैसे आपका कितना जलता है, 4 घंटे। तो दूसरा ये भी है कि जितने ज्यादा ही आप रूपांतरण के या कन्वर्जन के स्टेज लोगे, उतने ही उसकी क्षमता इफिशियंसी जो है वो कम होती चली जाएगी। ये भी एक सिद्धांत है इस पे। अब सबसे यहाँ पर एक और जो विषय है वो मैं रखना चाहूंगा कि नापे कैसे ऊर्जा को। ठीक है, अब ये सब चीजें तो हो गई कि इतने अलग अलग तरीके की ऊर्जा हो सकती है। अब जैसे हम बोलते हैं कि लंबाई मीटर में नाप दिया, वजन या फिर मास आपने केजी में कर दिया, समय सेकंड में कर दिया, ऐसे करते हैं ना, ये सब यूनिट है, उसकी इकाइयां हैं। ऊर्जा को कैसे नापे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, क्यों, क्योंकि आपके पास मैंने यहाँ लिखा, यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस।
आपके पास बड़ी समस्या है, आपको केमिकल ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के साथ तुलना करना है। ऑयल वाले में ऊर्जा कितनी, वो न्यूक्लियर के साथ आप कंपेयर करो, है ना, न्यूक्लियर में कुछ अलग होगी। पेड़ों में प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है वो अलग होगी, किसी और की अलग होगी। तो बहुत अलग अलग टाइप की ऊर्जाएं आ रही हैं, अब उनको सबको हम कैसे नापें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको कैसे करें? तो द एनर्जी यूनिट्स वाइड एंड वेरीड, बहुत अलग अलग है और बहुत अलग तरीके की है और बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो ये भौतिक विज्ञान के परिभाषा में हमने इसको ये कहाँ से लिया था कि कार्य करने की क्षमता, हम बात करते थे कितना विस्थापन हुआ उसके मास और गुणा से। तो अगर मूल इकाई की बात करें या बेसिक यूनिट की, तो अभी तक भी इसको हम लोग कोई भी ऊर्जा है किसी भी तरीके की, जनरली हम बोलते हैं कि ये जूल में नापा जाता है। इसकी इंटरनेशनल यूनिट है ये जूल। और इसको अगर आप बोले कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक जूल आपका क्या होगा, एक न्यूटन को बल, पता है बल की जो बात इकाई है वो न्यूटन होती है। अगर आप एक न्यूटन का बल लगाएं और एक न्यूटन के बल द्वारा 1 मीटर कार्य करने वाले कार्य के बराबर, अर्थात 1 न्यूटन बल की वजह से आपने किसी को 1 मीटर विस्थापित किया, तो वो जो आपका कार्य हुआ वो 1 जूल है। थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आप बोले कि अगर आप एक एप्पल अगर आप 1 मीटर ऐसे उठाते हैं ऊंचाई पे, तो आप कह सकते हैं कि लगभग आपने 1 जूल के बराबर कार्य किया। बट ये बहुत छोटी इकाई है, तो इसलिए हम लोग जनरली जूल को किलो जूल या फिर मेगा जूल में भी बोलते हैं। किलो का मतलब 1000 होता है, आप 1000 का गुणा कर दीजिए 1000 जूल, और मेगा जूल का मतलब होता है आपका 10, बेसिकली यह वो आपका हो जाएगा 10⁻⁶। सो देख लीजिए आपका कितना हो गया, मतलब 1000 का 1000 जूल। ठीक है, उसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे 10⁻⁶ को। तो ये एक और इसके बाद 6 शून्य है, तो उसको आप मेगा जूल बोलते हैं। और आपने एक और शब्द सुना होगा कैलोरी, ये भी इन ऊर्जा को नापा जाता है। तो अगर 4.18 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 1 मीटर दूर दिया जाए पर सेकंड के हिसाब से, तो उसको हम लोग 1 कैलोरी बोलते हैं। या फिर 4.18 जूल, तो जूल तो आपको पता है कितना हुआ, वो 4.18 जूल लगभग 1 कैलोरी के बराबर होता है। वहां पर भी कुछ कंडीशंस हैं। ओके, तो ये तो एक जनरल आइडिया हुआ। मैं थोड़ा सा ये वाला यहाँ पर चर्चा करूंगा कि जो ज्यादातर हम लोग अलग अलग देखते रहते हैं कि बहुत सारी अलग अलग इकाइयां हैं, उनमें से कुछ इकाइयों की मैं बात करूंगा। तो देखिए, पहला तो हमने ये जूल को देख लिया कि जूल तो आपका क्या है, ये एसआई यूनिट है, 1 जूल की परिभाषा भी हमने समझ ली। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत प्रचलित है ऊर्जा के रूप में। जब भी आप भौतिक विज्ञान वाले लोगों से बात करेंगे भौतिकी में, तो लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलते हैं। और ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करें, तो हमने ये डिफिनेशन लिखा है कि यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट के विभवांतर पर पार करने पर प्राप्त की जाती है। अर्थात अगर 1 वोल्ट का डिफरेंस है दो पोलों के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन को एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाया जाए, तो जो कार्य होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, इकाइयां या नापने की इकाइयां, और उनका आपस में कन्वर्जन भी संभव है, लोगों ने ये किया हुआ है। जैसे ये हो गई आपकी एक ग्राम कैलोरी, कि अगर मान लीजिए ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जरूरी है। अगर पानी को आप 1 डिग्री गर्म करना चाहते हो ज्यादा, तो जो ऊर्जा दोगे वो 1 ग्राम कैलोरी होगी। वैसे ही फूड को भी कैलोरी में नापते हैं। वो फूड की कैलोरी देखो कैपिटल CAL से लिखते हैं, ये कई बार कंफ्यूजन होता है, ये देख लो यहाँ पर। और जो ग्राम कैलोरी है उसको स्मॉल CAL लिखा गया है, और ये दोनों में अंतर है कितना, 1000 का है। ठीक है, तो जो हम खाना खाते हैं उस पर जो कैलोरी होती है वो इस वाली ऊर्जा से 1000 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब अगर हमारे खाने में 1 कैलोरी आई, इसका मतलब अगर उससे पानी को गर्म करें, 1 ग्राम पानी को, या बोल सकते हैं 1 लीटर पानी को गर्म करें तो 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे ही एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है BTU, जैसे माचिस का तेल जलाते हैं उस पर जो ऊर्जा होती है उसको BTU बोलते हैं। एक ये भी है किलोवाट पर आवर, जो हम लोग घरों पे बिजली खर्च करते हैं, बोलते हैं कितने यूनिट बिजली खर्च हो गई, तो उसको भी इससे भी नापते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग ऊर्जा के इकाइयां हैं, और इनका आपस में भी कन्वर्जन संभव है, लोगों ने किया हुआ भी है।
यहाँ पर बताने का मेरा उद्देश्य था कि आप ये समझें कि चूंकि अलग अलग तरीके के ऊर्जा सोर्स हैं या फिर बेसिकली प्रकार हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से नापा भी जा सकता है, उनकी इकाइयां भी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका आपस में कन्वर्जन भी संभव है। तो अब हम बात करते हैं जो हाफ टॉपिक। अभी तक शायद मैं आधी बात कर पाया, समय शायद हो रहा है। नीरज जी आप बता दीजिएगा, मैं बीच में रुक जाऊंगा। और तो जैसा कि हमने कहा कि हमने दो विषय पर बात करनी थी, एक ऊर्जा और दूसरा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की ऊर्जा पे। मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूँ, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के क्या अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, और फिर हमने बात की कि ऊर्जा को कैसे नापा जा सकता है, उसकी क्या क्या इकाइयां हैं। ठीक, ये केवल 3 हमने विषय यहाँ पर रखे। अब अगला जो विषय है कि ऊर्जा के सोर्स क्या है, ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है, उसको कैसे हम बांटेंगे। तो देखिए, एक हमने ये देखिए राइट हैंड पे लिखा हुआ है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। ओके, जैसा कि आपका नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। रिन्यू करने का मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, बोलते हैं 10 साल वैलिड है, इसके बाद आप फिर रिन्यू कर लो 10 साल के लिए, तो उसको रिन्यू बोलते हैं ना। बीमा की पॉलिसी है, 1 साल बाद खत्म हो गया, फिर रिन्यू कर लिया पैसा देके, तो हर साल उसको आप बढ़ा सकते हैं। गैर बेसिकली या नॉन रिन्यूएबल का मतलब है इसको हम बढ़ा नहीं सकते, ये जो है वही रहेगी, खत्म हो जाएगी, ये लगातार आगे भविष्य में नहीं रहने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। और यही चिंता का विषय भी है, क्योंकि हम जो ऊर्जा यूज कर रहे हैं अगर वो भविष्य में खत्म होगी तब आप क्या करोगे। हम तो ठीक है 20-30 साल बाद निपट लेंगे, आप लोग 20 साल बाद आओगे, आप क्या करोगे। तो आपको अपने लिए ऊर्जा के नए स्रोत ढूंढने होंगे। तो अभी जो रिसर्च का विषय है या शोध का विषय यही है, लोग अलग अलग ऊर्जा के स्रोत देख रहे हैं, साथ ही साथ ऊर्जा अच्छी तरीके से कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सके उसके तरीके भी देख रहे हैं। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है, देखो एग्जांपल आपको ये पता होगा, गाय के गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, उसको आप जलाते हैं, ऊर्जा मिलती है। बट लेकिन 100 कंडे आपने लिए, 100 जला दिए, खत्म, जीरो, तब तो रिन्यू नहीं कर सकते। लकड़ी घरों पे जलाते हैं। ऑयल हमारी पृथ्वी के अंदर है, आप निकालते रहिए, कब तक निकालेंगे, एक समय आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हम ऑयल को भी नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं। कोयले को भी नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी न्यूक्लियर एनर्जी का एक सोर्स है, कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जिनमें ही इस तरीके की ऊर्जा को हम निकाल सकते हैं। उनके भी भंडार हैं और वो भंडार सीमित हैं और कुछ देशों में ही पाए जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। नेचुरल गैस, ये भी आपको अर्थ में मिलती है, ये भी आपकी नॉन रिन्यूएबल है। तो ऐसा क्या हो, ऐसे कौन से सोर्स हैं जिनकी वजह से हम ऊर्जा को लगातार पा सकते हैं, या हम ऐसे करें कि जो नवीनकरणीय है, जिनको हर बार रिन्यू किया जा सके। जैसे मैं बोला ना कि बीमा, हमने पैसा भरा, अगली बार फिर रिन्यू, फिर आपने भरा फिर रिन्यू, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके के सोर्स क्या है, इस तरीके के ऊर्जा संसाधन क्या है, उनको हम बोलते हैं नवीनकरणीय या फिर अक्षय ऊर्जा। अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी। उदाहरण भी यहाँ पर है कुछ, जैसे एक विंड, हवा चलती रहती है, आप हवा को कन्वर्ट कर लीजिए ऊर्जा में। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे ये हमारी अपनी समस्या है, हम आपको डिजाइन करना है सिस्टम। हाइड्रो पावर, पानी के अंदर जो ऊर्जा होती है, विशेष पानी में कुछ पानी की परिस्थितियों पर हाइड्रो पावर बोलते हैं। ये आपकी हर साल बारिश होगी, हर साल नदियों में बाढ़ आएगी, पानी आएगा, हर साल जमा होगा, उसको आप यूज करिए। सोलर, सूरज से जो ऊर्जा मिलती है, अब सूरज है तब तक तो जिंदगी है, तो अर्थ है, तो सूरज अगर है आपको ऊर्जा देता है, क्या उसकी ऊर्जा को हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बायोमास, मतलब जो सूरज से ऊर्जा लेता है, फिर ये पेड़ पौधे लकड़ी पत्तियां ये बन रही हैं, तो उसको भी अगर कुछ कन्वर्ट करें तो इसको भी रिन्यूएबल के कैटेगरी में रखा जाता है। साथ ही साथ जियो थर्मल को भी रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा जाता है, बट ये थोड़ा सा इंटरफेस पे है या बीच का है। तो ये सारे ऊर्जा आपके नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। आज चूंकि समय खत्म हो रहा है तो मैं आगे इस विषय पर बात नहीं कर पाऊंगा। और नीरज जी आपका क्या है, अपन यहीं पर समाप्त करें आज, फिर किसी और सेशन में हम आगे बात कर लेंगे हाँ, इस विषय पर। धन्यवाद अजय जी, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, हमें अलग अलग ऊर्जा के स्रोत बताने के लिए, और
आज के समय की क्या स्थिति है, भविष्य में क्या स्थिति होगी, उसके बारे में चर्चा करने के लिए, और ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और रिसर्च की भी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीषा जी से कि थोड़ा सा कुछ धन्यवाद के में बोले। धन्यवाद नीरज जी। तो आज के हमारे वक्ता डॉक्टर अजय कुशवाहा जी, इन्होंने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा। ये जैसा समझा गया कि ये विषय एक हम ना ही भौतिक विज्ञान में डाल सकते थे, ना ही रासायनिक विज्ञान में डाल सकते थे, परंतु हमें अगर ओवरऑल देखना है, ऊपर से देखना है, सब चीजों को एक साथ समझना है, तो इसी तरह से समझना चाहिए। तो बहुत अच्छे से कनेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बताइए। मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। जी। एक्चुअली मैं कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था, बट चूंकि विषय थोड़ा ज्यादा व्यापक है कोई नहीं, और अगले लेक्चर देख लेते हैं, अगले लेक्चर में। इस पे एक्सपेरिमेंट करना भी शायद उतना आसान नहीं था, तो जी इसलिए मैंने कोशिश किया कि वीडियो या फिर कुछ कार्टून के माध्यम से बच्चों को इस पे समझाया जाए। और क्योंकि अलग अलग सोर्स हैं और उनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि कोई भी जो रिसर्च लैब है या पर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर विषय पर ही काम करते हैं। जैसे अगर सोलर की बात होती तो मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर सकता था, तो लेकिन फिर भी जो भी विद्यार्थी या शिक्षक अगर इस पे कुछ रुचि रखते हैं और उनके कुछ अगर प्रश्न हैं तो मैं इनको जरूर उत्तर देना चाहूँगा। अगले उस पे पर उत्तर दे देंगे। और आप YouTube में भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं आपके क्या या जैसे मैंने कहा कि भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसमें रोजगार की भी संभावनाएं हैं और साथ ही साथ अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने की संभावनाएं हैं। उन पर भी अगर कभी किसी को चर्चा करनी है तो मैं चर्चा करने के लिए इच्छुक हूँ। नहीं नहीं, कोशिश करेंगे आपको एक बार फिर से लेकर आए, जो बचा हुआ है वो दोबारा से आप बता पाए। नहीं, एक्चुअली ये कंटिन्यू होना चाहिए था, जो हम लोगों को समय की बाध्यता के कारण नहीं कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साथ जुड़े सभी बच्चों का, सभी अध्यापकों का, जिनके बिना जुड़ने से हमारा ये कार्यक्रम संभव नहीं है। इसके अलावा राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जो हमें सतत सहायता मिल रही है, हमारे रावण जी जो हमेशा हम एक्टिव तरीके से हम आप तक ये सब वीडियो पहुंचाते हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी टीम के डॉक्टर नीरज जी कन्वीनर हैं ईबीएसपी के, और हमारे टीम में ही हैं हमारे अजय जी और हमारे मृगेन जी, इन सबका धन्यवाद है। और इसके साथ-साथ में हमारे टेक्निकल सहयोग के लिए प्रवीण, और पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए नीरज सोनी का धन्यवाद। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट को भी मैं अथॉरिटीज को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके बिना हेल्प के हम ये कार्यक्रम नहीं रन करा पाएंगे। तो सभी को धन्यवाद देते हुए ओवर टू नीरज जी। हाँ, धन्यवाद आशीषा जी। डॉक्टर रावण जी। डॉक्टर रावण जी, म्यूट हैं आप। आवाज नहीं आ रहा। नीरज जी, मुझे लगता है कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देख लीजिए। हाँ, रावण जी, आवाज नहीं आ रही रावण जी। तो कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम की वजह से रावण जी कुछ थैंक्स नहीं दे पा रहे हैं, और उनके बिहाफ पे मैं थैंक्स देना चाह रहा हूं। जो भी टीचर्स जुड़े हुए हैं सभी को, जो एमपी से जुड़े हुए हैं टीचर्स, स्टूडेंट, और जो अध्यापक गण, जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता जो बच्चों के हैं, सभी को धन्यवाद करना चाह रहा हूं। इसी धन्यवाद के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से भी, कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करें। हमारा सतत प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को लेके आए और अच्छे से अच्छे तरीके से, मतलब प्रैक्टिकली भी दिखाने की कोशिश करें। आज हमारे पास टाइम कम था, नहीं तो हम जैसा कुशवाहा जी ने बोला
कि अच्छे हम कुछ प्रैक्टिकल करके उन्होंने लैब में किया हुआ था उसको दिखाने की कोशिश करते। हम भविष्य में फिर से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ जय हिंद। जय हिंद। प्रवीण प्लीज क्लोज। थैंक यू कुशवाहा जी। अच्छा रहा। प्रवीण कुशवाहा जी चले गए मुझे लगता है। प्रवीण प्रवीण